परमानेंट सेटलमेंट ने काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर दी थी। कंपनी के ऑफिशियल्स ने ये चीज़ देखी कि ज़मींदार जो थे वो लैंड को इम्प्रूव करने के लिए इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे, और जो रेवेन्यू फिक्स्ड था वो काफ़ी हाई था, कि मतलब इतना हाई था कि जो ज़मींदार थे वो उसको पे करने में भी काफ़ी दिक्कत फेस कर रहे थे। और अगर कोई भी पर्सन ये रेवेन्यू पे ना कर पाया तो उसकी जो ज़मींदारी है वो छीन ली जाती थी। कई सारे ज़मींदार को मतलब बेच दिया गया एट दी ऑक्शन, जो कि कंपनी होल्ड की कर रही थी। 19th सेंचुरी के फर्स्ट डिकेड तक ये जो सिचुएशन है ये चेंज हो जाती है। कल्टीवेशन एक्सपेंड करने लग गया और जो प्राइसेस थे मार्केट में वो बढ़ने लग गए। इसका मतलब जमींदार की इनकम इंक्रीज होने लग गई थी, बट कंपनी को इससे कोई फ़ायदा मिल नहीं रहा था, क्योंकि जो रेवेन्यू डिमांड थी वो फिक्स्ड थी, उसको इंक्रीज़ नहीं किया गया था, इसीलिए कंपनी को ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिला। लेकिन ज़मींदार की जो इनकम थी वो इंक्रीज़ होने लग गई। जब ज़मींदार को लैंड इम्प्रूव करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इवन तब भी सेटलमेंट के स्टार्टिंग के ईयर्स में काफ़ी सारे लोगों ने अपनी ज़मीन को खो दिया इन द अर्लियर ईयर्स ऑफ सेटलमेंट, और जबकि कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने ये चीज़ काफ़ी बेनिफिट की तरह यूज़ करी। कुछ लोग ऐसे थे जिनको इन्वेस्टमेंट का कोई रिस्क नहीं था एंड वो अपनी जो इनकम है उसको इंक्रीज़ करना चाह रहे थे। जब तक ज़मींदार टेनेंट्स को लैंड ग्रांट कर पा रहे थे और रेंट पे कर पा रहे थे, तब तक वो लैंड को इम्प्रूव करने में इंटरेस्टेड नहीं थे। बट जबकि अगर हम विलेजेस की बात करें जनरली, तो कल्टीवेटर्स को ये जो सिस्टम था वो बहुत ही ऑप्रेसिव फील हुआ। ये जो रेंट ज़मींदार को पे करते थे वो काफ़ी हाई था, और जो उसका राइट था लैंड के ऊपर वो इनसिक्योर था। अब ये रेंट पे करने के लिए उसको कई बार तो लोन लेना पड़ता था फ्रॉम द मनी लेंडर्स, और जब ये रेंट पे नहीं कर पाता था तो वो जो लैंड इसने कल्टीवेट करी है उससे इसको बाहर निकाल दिया जाता था। काफ़ी सारे जनरेशंस तक भी 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग फेज में कंपनी के काफ़ी सारे ऑफिशियल्स ऐसे थे जिनको लगता था कि ये जो इनका रूल है इसको चेंज कर देना चाहिए, रेवेन्यू का सिस्टम जो है वो चेंज होना चाहिए। ऐसा कैसे हो सकता है कि जब कंपनी को पैसे की ज़रूरत हो तब भी रेवेन्यू डिमांड सेम रहे? सेम कैसे हो सकती है? जब मनी की डिमांड ज़्यादा है तो जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो भी ज़्यादा होना चाहिए, ऐसा मानना था कुछ कंपनी के ऑफिशियल्स का। बंगाल प्रेसिडेंसी के नॉर्थ वेस्ट पोर्शन में, जो कि आज की डेट में मेजॉरिटी ऑफ द एरियाज जो उत्तर प्रदेश के अंदर आते हैं, उस टाइम के जो नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस थे बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर, वहाँ पे एक इंग्लिशमैन था जिसका नाम था होल्ट मैकेंजी। उसने एक नया सिस्टम बनाया जो कि 1822 से लागू होने लग गया। उसको लगता था कि विलेज एक बहुत ही सोशल इंस्टीट्यूशन है और इसको प्रिजर्व करना बहुत ही ज़रूरी है, और उसकी डायरेक्शंस के अंदर जो कलेक्टर्स थे वो गांव-गांव जाते थे, लैंड को इंस्पेक्ट करते थे, फील्ड्स को मेजर करते थे, अलग अलग डिफरेंट ग्रुप्स के कस्टम्स और राइट्स को वो लोग रिकॉर्ड किया करते थे, और जो एस्टिमेटेड रेवेन्यू है हर एक प्लॉट का हर एक विलेज में उसको ऐड किया जाता था टू कैलकुलेट कि पूरे गाँव को कितना रेवेन्यू पे करना होगा। और ये जो डिमांड थी वो पीरियडिकली रिवाइज की जाती थी, ये मतलब परमानेंटली फिक्स्ड नहीं थी, वो पीरियडिकली चेंज होती रहती थी। और जो रेवेन्यू कलेक्ट करने का चार्ज था और फिर कंपनी को पे करने का, वो चार्ज दिया गया था विलेज हेडमैन को। जमींदार की जगह विलेज हेडमैन अब ये काम करता था। इस सिस्टम को हमने बोला महलवारी सिस्टम। महल मतलब पूरे विलेज से कितना रेवेन्यू जाएगा उसको हम महल कहते हैं, तो इस सिस्टम का नाम हो गया महलवारी सिस्टम। ब्रिटिश टेरिटरी के अंदर साउथ में कुछ ऐसा ही सिस्टम बना, जैसे इसमें था महलवारी सिस्टम नॉर्थ में, और साउथ में ऐसा ही सिस्टम था जिसको हमने बोला रैयतवारी सिस्टम। कैप्टन अलेक्जेंडर रेड ने इसमें सबसे पहले तो एक छोटे से इलाके में इसको टेस्ट किया, कुछ ऐसे एरियाज में जो कि कंपनी ने टेक ओवर कर लिए थे टीपू सुल्तान से लड़ने के बाद। उसके बाद सब्सिक्वेंटली थॉमस मुनरो ने इस सिस्टम को डेवलप किया और ये ग्रेजुअली पूरे साउथ इंडिया में फैलता गया। रेड और मुनरो को ऐसा लगा कि यहाँ पे कोई ट्रेडिशनल जमींदार नहीं है हमारे साउथ इंडिया के अंदर, तो ये जो सिस्टम इन्होंने बनाया था, इनका मानना था कि ये सिस्टम वो डायरेक्टली कल्टिवेटर्स यानी कि रैयत से बनाया जाना चाहिए, जो कि इस ज़मीन पे काफ़ी जनरेशन से काम कर रहे हैं, उनके थ्रू इस सिस्टम को बनाया जाना चाहिए। इसीलिए इसका नाम कहीं ना कहीं रैयतवारी सिस्टम रखा गया। इनके जो लैंड्स हैं उनको केयरफुली एंड सेपरेटली सर्वे करना पड़ेगा। मुनरो का ऐसा मानना था कि ब्रिटिशर्स जो हैं उनको पैटर्नल फादर की तरह एक्ट करना होगा, जिससे कि वो रैयत का जो चार्ज है उसको कंट्रोल कर सकें। और कुछ सालों बाद इट वॉज क्लियर दैट ऑल वॉज नॉट वेल विद देम। अब क्योंकि उनको लैंड से इनकम इंक्रीज करनी थी, तो रेवेन्यू ऑफिशियल्स ने काफ़ी हाई रेवेन्यू फिक्स्ड कर रखे थे, जो कि पीजेंट्स पे नहीं कर पा रहे थे, एंड द रैयट्स फ्लैड द कंट्री साइड, और मतलब पूरा विलेज एक तरह से खाली हो चुका था। जो ऑफिशियल्स थे उनका मानना था कि ये जो नया सिस्टम है वो पीजेंट्स को रिच एंटरप्राइजिंग फार्मर्स में कन्वर्ट कर देगा, बट एक्चुअली ऐसा नहीं हुआ।